say and you say, Jai Shri Ram, जय श्री राम, Jai Shri Ram, जय श्री राम, Jai Shri Ram. जय श्री राम। ये वीडियो है तमिलनाडु के मदुरै के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का। जय श्री राम के नारे लगवा रहे शख्स हैं तमिलनाडु के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि। आप इन्हें RN रवि के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ होगा आप गेस कर सकते हैं। सत्ताधारी DMK ने आपत्ति ली कि राज्यपाल धार्मिक नारे कैसे लगवा सकते हैं, और दूसरा पाला पूछ रहा है कि इसमें दिक्कत क्या है। आप इंटरनेट पर RN रवि लिख कर सर्च करेंगे तो आपको DMK सरकार के साथ उनके टकराव की सैकड़ों खबरें मिल जाएंगी। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। अदालत ने कहा कि रवि जिस तरह स्टालिन सरकार के विधेयकों को कानून बनने से रोके हुए थे वो गैर कानूनी था। इससे पीछे जाएंगे तो आपको दर्जनों किस्से और मिलेंगे। कभी राज्यपाल के अभिभाषण के हिस्से ना पढ़ना, कभी सत्र से उठकर चले जाना, ऐसी खटास राजभवन और सरकारों के बीच और सूबों में भी रही है। लेकिन तमिलनाडु में स्केल अलग ही था, और जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है उसके बाद राजभवन पर ढेर सारी उंगलियां उठने लगी हैं। तमिलनाडु से पहले रवि के करियर को आप देखेंगे तो आपको वो खबरें दिखेंगी जिनमें नागा समूहों की चेतावनियां छपी हुई हैं कि रवि अगर बातचीत का नेतृत्व करते रहे तो कोई समझौता नहीं हो पाएगा। उन दिनों रवि नागालैंड के गवर्नर होते थे, वहीं से उन्हें तमिलनाडु भेजा गया था। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक काबिल IPS अधिकारी जिनके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम पदों पर रहते हुए बीता, जो पहले CBI में रहे, फिर IB में, फिर नागा शांति समझौते की भूमिका तैयार करने में अहम किरदार रहे, अचानक नागालैंड से लेकर तमिलनाडु तक विवादों के केंद्र में कैसे आ गए। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में हम द क्यूरियस केस ऑफ RN रवि पर बात करेंगे। रविंद्र नारायण रवि यानी RN रवि का जन्म 1952 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। 1974 में RN रवि फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक पत्रकार के रूप में काम करने लगे। 1976 में उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की और केरल काडर के IPS हो गए। केरल में उन्होंने दशकों तक काम किया। फिर उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI में भेज दिया गया। वहां पर उन्होंने खनन माफिया और क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ धुआंधार एक्शन लिया। 1990 के दशक में उनकी काबिलियत देखते हुए उन्हें आसूचना विभाग भेजा गया। आप पूछेंगे कि भैया ये कैसा प्रमोशन है? तो आसूचना विभाग ही वो डिपार्टमेंट है जिसे आप IB के नाम से जानते हैं, भारत सरकार का खुफिया विभाग। IB में बिताए सालों को आप रवि के CV के सबसे मजबूत हिस्से की तरह देख सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बहुत काम किया। इंसर्जेंसी या उग्रवाद एक तरह से उनका स्पेशलाइजेशन बन गया। खुफिया विभाग में काम करते हुए वो कई विद्रोही समूहों को शांति की तरफ ले आए। भारत की तरफ से वो अन्य देशों से इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में काम करते थे। 2012 में वो रिटायर हो गए। 2014 में उन्हें ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाया। इससे देश की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग आसान हो गई। इसी साल अगस्त में उन्हें नागा गुटों से शांति समझौते के लिए भारत सरकार की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया। एक साल के अंदर 2015 में ही भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा NSCN-IM के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। ये शांति समझौते की भूमिका की तरह था। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुआ। इस पर NSCN-IM के अध्यक्ष इसाक चिशी और महासचिव थुइंगलेंग मुइवा ने दस्तखत भी किए। भारत सरकार की ओर से RN रवि ने हस्ताक्षर किए। इससे आप रवि के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। NSCN-IM नागालैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर ग्रेटर नागालिम की मांग कर रहा है। इसके लिए वो मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भी मांग रहे हैं। म्यांमार के पश्चिमी हिस्से को भी ग्रेटर नागालैंड में शामिल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भूमिका पर हस्ताक्षर के बावजूद अंतिम समझौता एक टेढ़ी खीर था। इसीलिए फ्रेमवर्क की कई बातें गुप्त रखी गईं, ताकि अंतिम शांति समझौते से पहले किसी और कारण से बातचीत बेपटरी ना हो जाए। रवि नागा गुटों से बातचीत करते रहे। 2017 में रवि ने भारत सरकार के साथ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स का एक और समझौता करवाया। नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स उन समूहों को कहा जाता है जो नागालैंड की राजनीति में स्टेक होल्डर हैं। इनमें से कई के संबंध नागा उग्रवादी गुटों से भी हैं। इस समझौते को कहा गया एग्रीड पोजीशन। इसमें नागाओं की अलहदा पहचान और राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार किया गया। एक बार फिर भारत सरकार की ओर से रवि ने ही हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर का वजन भारत सरकार की ओर से किए गए औपचारिक वादे का था। लगने लगा कि रवि सफलता के बेहद करीब हैं। तो अब वो सिर्फ वार्ताकार नहीं हो सकते थे। केंद्र सरकार
सरकार ने उन्हें 2018 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। पूर्वोत्तर में जितने शांति समझौते हुए हैं उनमें 3 पक्ष रहे हैं: भारत सरकार, सूबे की सरकार और उग्रवादी समूह। चूंकि सरकार को लगा कि अब समझौते का वक्त करीब आ रहा है, उन्होंने रवि को पूरी तरह से मैदान में उतार दिया। 1 अगस्त 2019 को आर.एन. रवि नागालैंड के राज्यपाल बने। अब वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के सलाहकार थे, वार्ताकार थे और उनके पास सूबे में एक संवैधानिक पद भी आ गया था। लेकिन 1 साल के अंदर ही माहौल बदल गया। 11 अगस्त 2020 को द हिंदू पर विजेता सिंह की एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक रवि के नेतृत्व में बातचीत इतनी भी अच्छी नहीं चल रही थी। नाराज होकर NSCN-IM ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की कुछ बातों को पब्लिक कर दिया, जो अब तक जनता के सामने नहीं आई थी। NSCN का इल्जाम था कि रवि ने 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर के कुछ शब्द बदल दिए और उसे दूसरे नागा ग्रुप्स के साथ शेयर कर रहे थे। यह बात भी उड़ी कि रवि ने नागा समूहों के वार्ताकारों का मजाक भी उड़ाया। कहा, एग्रीमेंट के अंदर की बातों को तो कोई 7वीं कक्षा का बच्चा भी समझ सकता है। इस बीच आर.एन. रवि का एक लेटर सबके सामने आ गया, जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो को लिखा गया था। लेटर में उन्होंने लिखा था कि आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र ग्रुप अपनी सरकारें चला रहे, जो राज्य की वैधता को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने लेटर में हिंसा करने वाले कुछ नागा गुटों पर कार्रवाई करने का सुझाव दे दिया था। आर.एन. रवि का एक दूसरा लेटर भी सामने आया, जिसमें उन्होंने नागालैंड के सरकारी कर्मचारियों से पूछा था कि क्या उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार अंडरग्राउंड ग्रुप के मेंबर हैं या नहीं। इस घटना के बाद NSCN-IM के अध्यक्ष थुइंगलेंग मुइवा ने रवि के साथ बात करने तक से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मांगा कि रवि की जगह किसी और को वार्ताकार बनाया जाए। आर.एन. रवि नागाओं के लिए कोई अलग संविधान और झंडे के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 2015 और 2017 के समझौते में अलग झंडे और संविधान की कोई बात नहीं है, जबकि NSCN-IM नागालैंड के अलग झंडे और संविधान पर अड़ा हुआ था। कुछ साल पहले तक नागा समझौतों के हीरो रहे आर.एन. रवि अब विवादों से घिरे हुए थे। नागा संगठनों के बीच आर.एन. रवि की लोकप्रियता लगातार घटती रही। सितंबर 2021 में उन्हें नागालैंड से हटाकर तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया। रवि से नागालैंड के पत्रकार भी खुश नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स ने लिखा कि उनके फेयरवेल का कोहिमा प्रेस क्लब की ओर से बायकॉट किया गया। आर.एन. रवि ने नागा शांति वार्ताकार का अपना पद भी छोड़ दिया। आर.एन. रवि को नई जिम्मेदारी मिली, वो तमिलनाडु के राज्यपाल बने, लेकिन वहां भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ पाए। नीट एग्जाम के बिल को लेकर तमिलनाडु सरकार और आर.एन. रवि के बीच तनातनी हो गई। स्टालिन सरकार ने राज्य में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम को हटाने के लिए बिल पास किया। कानून बनने के लिए यह राज्यपाल आर.एन. रवि के पास गया। रवि ने इसे छात्र विरोधी बताकर बिल को वापस लौटा दिया। स्टालिन सरकार ने फरवरी 2022 में दोबारा इसे विधानसभा में पास कर राज्यपाल के पास भेजा। इस बार आर.एन. रवि ने इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया। अभी 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। आर.एन. रवि ने जेल में बंद तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। कमाल की बात थी कि आर.एन. रवि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी कोई सलाह नहीं ली थी। फिर अटॉर्नी जनरल से सलाह लेने की बात कर उन्होंने कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस भी ले लिया। आर.एन. रवि विवादों की परंपरा आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने तमिलनाडु का नाम बदलकर तमिज़गम करने की बात कह डाली थी। कारण बताते हुए उन्होंने कहा, नाडु का मतलब राष्ट्र होता है, इसलिए यह अलगाववाद की ओर इशारा करता है। 2024 में आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा के सदन के शुरुआत में पढ़े जाने वाले अभिभाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से मना कर दिया। इस अभिभाषण में बी.आर. अम्बेडकर, ई.वी.आर. पेरियार, द्रविड़ मॉडल की सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे अहम मुद्दों का जिक्र किया गया था। यह अभिभाषण स्टालिन सरकार के द्वारा तैयार किया गया था। 6 जनवरी 2025 को राज्यपाल तमिलनाडु विधानसभा से संबोधन वाली कार्यवाही पूरी होने से पहले ही वॉकआउट कर गए। सदन की शुरुआत में हमेशा तमिल राज्यगान तमिल थाई वल्थु गाया जाता था और अंत में राष्ट्रगान। आर.एन. रवि की मांग थी कि सदन की कार्यवाही के शुरुआत के साथ अंत में भी राष्ट्रगान गाया जाए, जबकि स्टालिन सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। फिर क्या था, राज्यपाल आर.एन. रवि सदन ही छोड़कर चले गए। तमिलनाडु में वही पुरानी नागालैंड वाली कहानी दोहराई जा रही थी। हर मामले पर राज्यपाल और सरकार आमने सामने आ जा रहे थे। डीएमके ने अपने मुखपत्र मुरासोली में आर.एन. रवि के बारे में लिखा कि लगता है उन्होंने यहां पर बीजेपी चीफ की जिम्मेदारी निभाने का फैसला कर लिया है। तमिलनाडु सरकार और आर.एन. रवि का एक और टकराव हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नवंबर 2023 में तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके सरकार 12 विधेयक पास करती है।
विधेयक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं। आर.एन. रवि ने 2 विधेयक विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिए। बचे 10 विधेयकों को बिना कारण बताए विधानसभा में वापस लौटा दिया। 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा ने विशेष सत्र में दोबारा इन विधेयकों को पास करवाया, जिन्हें दोबारा राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके पास भेजा गया। आर.एन. रवि ने विधेयकों पर मंजूरी नहीं दी तो स्टालिन सरकार झल्ला गई। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि रवि बेवजह बिलों को लटकाए हुए हैं। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजे जाने वाले विधेयकों के लिए एक समय सीमा तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी विधेयक को दोबारा विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर उस पर मंजूरी देनी पड़ेगी। तमिलनाडु सरकार ने बिना राज्यपाल की मंजूरी के विधानसभा में पास किए गए बिलों को कानून में बदल दिया। यह इतिहास में पहली बार हुआ था, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिला था। तो ये कहानी थी आर.एन. रवि की, जो कभी भारत सरकार के ट्रबल शूटर थे, लेकिन अब उनके साथ विवादों की एक लंबी लिस्ट नत्थी हो गई है। फिलहाल इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें खबरगांव। शुक्रिया।